The whole team, the players and all the staff behind them, we are working hard and focused that we achieve all our goals. With your support, we are much stronger. Visca Barca. तो रिसेंट टाइम में चाहे हम बार्सिलोना की जो हार थी पीएसजी के अगेंस्ट, या फिर हम बात करें बार्सिलोना वर्सेस सेविया में जो ह्यूमिलिएशन सामना करना पड़ा बार्सिलोना को, उसके बाद एक चीज़ जो बहुत जगह तुम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, बहुत जगह तुम सुन रहे होंगे, बहुत लोगों को इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए देख रहे होंगे कि भाई कैसे यहाँ पर हंसी फ्लिक का सेकंड सीजन कर्ज कहीं सामने तो नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर बार्सिलोना में वही होने वाला है जो कि यहाँ पर हंसी फ्लिक के साथ ये अटकलें लगाई जाती हैं कि सेकंड सीजन में हंसी फ्लिक को लेके मामला थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि क्यों यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वहीं साथ के साथ मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ पर तुमको भी समझ में आएगा कि हंसी फ्लिक के साथ ये जो सेकंड सीजन का ड्रामा है ना, ये एक्चुअली में निकला कहाँ से है। और इसमें बहुत मेजर चंक तुमको बायर्न के अगेंस्ट जो सेकंड सीजन में पूरा का पूरा फॉल आउट हुआ था वो तुमको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। और जब तुम एक कहानी पे मेरे साथ चलोगे ना, तब तुमको यहाँ पर रियलाइज़ होगा कि बार्सिलोना में क्या चीज़ एक्चुअली में होती हुई दिख रही है और कहाँ मामला बाजी मार सकता है। क्योंकि एक्सेप्शन तो है कि वाई मैं पर्सनली इसके फेवर में नहीं हूँ कि भाई ये सेकंड सीजन कर्स वाला ड्रामे में मैं उस खेमे में नहीं हूँ, बट मैं इस खेमे में हूँ। और जिस तरीके से मैं कहानी को पढ़ रहा था, जो बिटवीन द लाइन कुछ इंसिडेंट थे, वो कहीं ना कहीं अगर आप एक बार्सिलोना के फैन हो तो आपको थोड़ा कंसर्न तो होना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर मामला चल क्या रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हंसी फ्लिक ने पहले सीजन में यहाँ पर इतना कुछ ओवर दी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करके यहाँ पर डिलीवर कर दिया कि ये लाजमी था कि यहाँ पर हंसी फ्लिक की इस बार्सिलोना से लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर अनरियल एक्सपेक्टेशन लेके रखने वाले थे। और ये भी तय बात थी कि वो मेजॉरिटी ऑफ द चंक यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पर हंसी फ्लिक को किस चीज़ को डे टू डे कोप अप करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना में जब यहाँ पर मैच हुआ तो हार जीत तो लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना पिछले सीजन मैच ही नहीं हारी थी, हारी वहाँ भी थी, लेकिन ये वाला हार थोड़ा चुभा, ये वाला हार थोड़ा सीख दे गया। और ये खुद हंसी फ्लिक की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझ में आया जब उसने कहा कि यार देखो, हम तो पीएसजी के लेवल पे ही नहीं है। और वहाँ पर उसने एक डिफीट और एक एडमिटेंस भी दिखाया कि भैया देखो, हमको मानना पड़ेगा कि हमने उखाड़ा बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे पैर ज़मीन पे ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं और हमारा जो नए सीज़न को लेके जो हमारे स्टेप्स थे वो कहीं ना कहीं उस तरीके से थे ही नहीं जिस तरीके से हंसी फ्लिक को चाहिए थे। ये बाद में इस पे आएंगे जब मैं बायर्न का तुमको किस्सा सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है ना कि अगर आप बायर्न अगर आप बार्सिलोना और पीएसजी को आप कंपेयर करोगे तो आप एक्चुअली यहाँ पर कंपेयर कर नहीं सकते। यस, हंसी फ्लिक के पास ला मासिया है, मतलब वो ला मासिया जो कि अपने आप में कम से कम एक क्लब को 400-500 मिलियन बचा सकते हैं आज के टाइम पे। इवन इफ अगर हम चलो पेड्री को ला मासिया नहीं मानते, लेकिन कितने में ही यहाँ पर साइन किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लमीन यमाल की बात करें, अगर हम यहाँ पर गावी की बात करें, हम फर्मिन लोपेज की बात करें, हम कुबारसी की बात करें, इन प्लेयर्स की बात करें, आज के टाइम में इनको अगर ट्रांसफर मार्केट से खरीदना पड़े तो लगभग 250-300 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। 200-250 तो अकेला लमीन यमाल ले जाएगा। उसमें आप फ्रैंकी डियोंग का रिसर्जेंस देखो, आप पेड्री का रिसर्जेंस देखो। ये बात तो तय है कि यहां पर एक्सक्यूज नहीं बना सकते। लेकिन ये बात भी एक कड़वी सच ही है कि लुइस एनरिके की पीएसजी को बनाने में लगभग 600 मिलियन से ज्यादा लगे, और उसको बनाने में उसको पूरा खुला हाथ दिया गया। उसको जिस प्लेयर को वो चाहिए था, अगर उसने कहा कि एम्बापे को निकालना सही है, एम्बापे को निकाल दिया। उसने कहा उस्मान डेम्बेले, क्वाराडोना, बारकोला, ये सारे प्लेयर जितने भी चाहिए वो मेरे को चाहिए, लाए गए। उसको जितने प्लेयर्स चाहिए थे उतने प्लेयर उसको दिए। इवन इफ उसने कहा कि डोनारूमा के साथ भैया देखो यहाँ पर सेटिंग नहीं बैठेगी, तो डोनारूमा को ही हटा दिया। अब चाहे वो कितना अनपॉपुलर हो, चाहे कितना अनपॉपुलर ना हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो ये मेरे को लगता है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है, ये एक प्रैक्टिकल ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। वो अलग बात है कि यहाँ पर ऑफकोर्स लमीन यमाल की हाइप की बात करें, वॉक द टॉक की बात करें, बारसा की हाइप की बात करें, फैन बेसिस की बात करें, बैंटर्स की बात करें, ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, ये सारी अपनी जगह होती हैं। लेकिन मैनेजर्स को, प्लेयर्स को देखो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अगर बार्सिलोना वर्सेस, अब तुम कहोगे यार चलो बारसा पीएसजी में तो ठीक है, मामला आता है गड़बड़ाने का बारसा वर्सेस सेविया में। देखो, बारसा वर्सेस सेविया में एक गेम था, ठीक है, हार गए, गंदा गेम गया, सबने गंदा गेम खेला, एक टीम आई उसने यहाँ पर एक्सप्लॉइट करा, क्या बड़ी बात है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बार्सिलोना जिस तरीके से एक्सप्लॉइट हुई, ये पिछले सीजन ही इसके सिम्टम्स देखने को मिल गए। और जब नया सीजन स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा कि यार ये चीज़ तो और बेटर ही होनी चाहिए।
जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट पिछले साल के नवंबर में किया, लगभग 1 साल बाद वो टीम और भी ज़्यादा कैसे एक्सप्लॉइट हो सकती है, और यहीं पर ही मामला पतली लाइन पे आ जाता है। देखो, अब पहले तो मैं तुम्हारा ध्यान इस पे खींचना चाहूँगा कि ये चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली में बार्सिलोना अपने इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोर ही हुई है। इसका एक रीज़न बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को पोक करोगे और किसी एक प्लेयर का नाम उठा के लाओगे तो वो यहाँ पर जस्टिस नहीं होगा सिर्फ एक मैच के बेसिस पे। लेकिन ये बात तो तय है ना कि अगर यहाँ पर रोनाल्ड अराउजो की बात करें, या फिर बात करें जेरार्ड मार्टिन की, या फिर बात करें डेनी ओल्मो की, तो ये 3 प्लेयर जो कि इतने फंडामेंटल लग रहे हैं पर्सनली, रोनाल्ड अराउजो और यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन की, तो वहाँ से कोई हेल्प मिल नहीं रही। ये बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड तो नहीं है, बट हाँ सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड है फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज एंड यहाँ पर अगर हम बात करें अगर बाल्डे की। साथ ही साथ अब ये भी समझ में आ रहा है कि भाई जूल्स कुंडे को क्यों बिठाया गया था शुरुआत के कुछ मैचेस में और एरिक गार्सिया को क्यों नॉच दिया गया। ये भी साफ साफ दिख रहा है कि इनिगो मार्टिनेज, जिसके शायद से फेवर में नहीं था हांसी फ्लिक, लेकिन जब इनिगो मार्टिनेज ने कहा कि भाई देखो यार मैं सब कर दिया है, मेरा अब 1 सीजन बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाना प्रेफर करूंगा, तो हांसी फ्लिक ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, तूने यहाँ पर इतना कुछ दिया है, इतना कुछ कॉन्ट्री किया है, मैं एटलीस्ट तेरे को ये डिसीजन की फ्रीडम तो दे ही सकता हूँ ना कि तेरे को जो डिसाइड करना है तू वो डिसाइड कर। और अल्टीमेटली यहाँ पर उसने अल सैक्सी नसर में जाना सही समझा। मामला यहाँ पे ये आता है कि अब देखो, लोग लाइक PSG की बात करेंगे, लोग सविया की बात करेंगे, लेकिन लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पर रफीनिया, यहाँ पर लमीन यमाल, यहाँ पर गावी नहीं है, यहाँ पर फबिन लोपेज नहीं है, यहाँ पर बाल्डे नहीं है, यहाँ पर जोआन गार्सिया नहीं है। जब आपके इतने फंडामेंटल प्लेयर्स जब गायब होते हैं, क्योंकि देखो तुम लोग कहोगे कि ठीक है रफीनिया नहीं है तो मार्कस रैशफोर्ड सही, अगर यमाल नहीं है तो रूनी सही, या कोई और सही, अगर फर्मिन लोपेज नहीं है तो डैनी ओल्मो सही। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हांसी फ्लिक ने जो चीज़ उखाड़ी थी, जो फंडामेंटल उसने इतने स्ट्रिक्ट करे थे, जो एफिशिएंसी वो इतने हाई स्टैंडर्ड्स पे लेके आया था, वो लाया इसलिए वैसा था क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड, लमीन यमाल, लेवेंडोव्स्की, फर्मिन लोपेज, पेड्री, गावी, फ्रैंकी डियोंग, इनिगो मार्टिनेज, ये सारे के सारे उसको इम्प्लीमेंट कर पाए थे। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सिनर्जी की थोड़ी कमी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म मेरा पर्सनली रहेगा हांसी फ्लिक के लिए वो ये है कि ये बात तो तय है कि हांसी फ्लिक के पास प्लान भी है नहीं। उसके हिसाब से रांगनिक वाला स्टाइल है। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब राल्फ रांगनिक आया था और उसने कहा था ना, देखो प्रेसिंग प्रेगनेंसी की तरह होती है, या तो होगी या नहीं होगी, और यही हांसी फ्लिक का भी फंडा है। यही मॉडल एक्चुअली में जर्मनी में भी दिस वाज द रीजन व्हाई ही फेल्ड। लेकिन बार्सिलोना पे अगर हम बात करें तो ये साफ दिख रहा है कि उसके पास प्लान भी है नहीं। उसने प्रैग्मेटिज्म का एक अप्रोच लिया था, चाहे हम न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ में वो प्रैग्मेटिज्म पे जा नहीं रहा। और वो उसको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी हाई डिफेंसिव लाइन को तुम कहोगे कि यार ऑफ साइड ट्रैप इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट हो रही है, तो भैया यार इसको क्यों आप पीछे नहीं करते, आप एक काम करो ना, आप 5-10 मीटर इसको पीछे खींच दो, आप थोड़ा मिड ब्लॉक में बैठ जाओ। पर प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। यानी कि अगर हाई डिफेंसिव लाइन को पीछे खींचा जाएगा तो यानी कि काउंटर प्रेसिंग में भी कम होगा, यानी कि काउंटर प्रेसिंग कम होगा तो उसका एरिया भी अब बदल जाएगा, जहां पर बार्सिलोना पोजीशन जीत के वापस से अटैक करेगी। ये बात तुमको सब दिखाएंगे कि यहां पर बार्सिलोना कितने बड़े चांसेस कंसीड कर रही है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं दब जाएगी कि बार्सिलोना कितने बढ़िया एरियाज में पोजीशन जीत के वापस से अटैक करती है। मैं तुमको बताता हूँ, ऑलमोस्ट यहां पर 1/3 जो बार्सिलोना पोजीशन जीतती है वो लीड करता है शॉट्स को। यानी कि किसी भी एक मैच में अगर बार्सिलोना ने 30 सीक्वेंसेस में या फिर 30 जगह पोजीशन को जीता तो लगभग वो सारे 30 सीक्वेंसेस में से 10 में शॉट आएगा। ये एक बहुत बढ़िया नंबर है। ये बात भी तय है कि भैया देखो सीधी सी बात है, जैसे जैसे टीम्स के पास मिडफील्ड की क्वालिटी बढ़िया होगी, चाहे PSG की बात करें चाहे चेल्सी की बात करें, जैसे जैसे टीम्स थोड़ा और डेयरिंग होगी, यानी कि बार्सिलोना को उसके गेम में ही बीट करने की कोशिश करेगी, जैसे जैसे बार्सिलोना के अगेंस्ट ओपोनेंट्स अब इस चीज़ को समझ जाएंगे कि यहाँ पर पीछे लाइन, सेकंड मैन रन, थर्ड मैन रन किसे एक्सप्लॉइट करना है, उनको उनका गेम नहीं बनाने देना, वैसे वैसे बार्सिलोना के हाई लाइन एक्सपोज होंगे। और उसका एक रीज़न होगा, अब तुम कहोगे कि फिर इसका मतलब क्या है भाई, या तो आप हाई डिफेंसिव लाइन को पीछे करो या फिर हाई डिफेंसिव लाइन को सही करो। यस, सेकेंड वाला, हाई डिफेंसिव लाइन को सही करना पड़ेगा। यानी कि हाई डिफेंसिव लाइन के साथ साथ जो सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि आपकी काउंटर प्रेसिंग, आप सामने वाली टीम को कितना बिल्डअप करने का मौका दे रहे हो, ये सब पिंच परफेक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। यानी कि लमीन यमाल, रफीनिया और लेवेंडोव्स्की जिसको प्रेस करेंगे, जब पीछे से जूल्स कुंडे और बाल्डे यहां पर प्रेस करेंगे, अगर किसी भी एक प्लेयर की तरफ से छूट
रह गई, कमी रह गई, तो टीम खुलाई नहीं खुल जाएगी। और ये है हंसी फ्लिक का मॉडल। तो मैंने तुमको क्लियर कर दिया कि प्लान बी तो नहीं आएगा, क्योंकि हंसी फ्लिक को भी पता है। और ये चीज़ जब उसने पहले सीजन में बार्सिलोना को लिया था तो उसने समझा दिया था कि देखो 5-4 वाले गेम्स आएंगे, मजे लेना अब इसके। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्ट अटैक वाले में पिछले सीजन मेजोरिटी ऑफ द गेम्स में बार्सिलोना विक्टोरियस निकली थी। लेकिन ये बात तो सच है कि सेल्टा विगो ने भी गोल ज़्यादा मारे थे, तो गोल यहाँ पर बेनफिका ने भी ज़्यादा मारे थे, तो गोल यहाँ पर डॉर्टमुंड ने भी ज़्यादा मारे थे, तो गोल यहाँ पर इंटर ने भी 7 मारे थे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पर बार्सिलोना विक्टोरियस निकलती है। अनफॉर्चुनेटली इंटर के अगेंस्ट मात खा लेते हैं। तो ये तो तय बात है कि अगर लमीन यमाल नहीं है, अगर रफीनिया नहीं है, अगर फर्मिन लोपेज नहीं है, योहान गार्सिया नहीं है, गावी नहीं है, इनिगो मार्टिनेज नहीं है, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब आते हैं यहाँ पर हंसी फ्लिक की कहानी पे, और यहाँ से तुमको समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना में क्यों थोड़ी सी वार्निंग तो होनी चाहिए कि आप हंसी फ्लिक को हल्के में ले नहीं सकते। अगर हंसी फ्लिक इस समय थोड़ा सॉफ्ट बर्ताव कर रहा है तो दैट वुड बी लकी, बट एज वेल कि हंसी फ्लिक को समझ में आ रहा है कि बार्सिलोना थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत में है। समझते हैं थोड़ा बायर्न को। तो बायर्न के अगेंस्ट ये बोला जाता है कि सेकंड सीजन में यहाँ पर कर्स आया था, सेकंड सीजन में यहाँ पर फॉल हो गया था, और यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में जब पीएसजी से हार हुए थे उसके बाद सैक हो गए थे। बट ये कहानी अधूरी है और मैं तो कहूँगा गलत भी है, क्योंकि ये बात सच है कि सेक्सटुपल जीता था यहाँ पर 2020-21 के सीजन में, और उसके आने वाले सीजन में बायर्न फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर हंसी फ्लिक का मॉडल फ्लॉप हो गया था। अब ये बात पार्शली जरूर सच है कि हंसी फ्लिक के मॉडल को डिटेक्ट तो कर लिया गया था, हंसी फ्लिक के मॉडल की खामियां को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन ये बात बिल्कुल ही खराब है कि उसका मॉडल फ्लॉप हो गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्चुअली में पूरे बायर्न के टेन्योर को देखोगे, 1.5 साल वो यहाँ पर रहा था, लगभग उसने 86 गेम 84 गेम उसने मैनेज करे थे, 70 गेम जीता था वो, लगभग 7-8 ही वो गेम हारा था, 81% का विन रेशियो था। जिस सेकंड सीजन को लोग फ्लॉप मानते हैं उसमें उसने पोकल भी जितवाया था और बुंदेसलीगा भी जितवाया था। तो फिर कहानी खराब क्यों हुई थी और वो बायर्न छोड़ के गया क्यों? असल में मामला हो गया था यहाँ पर जो बार्सिलोना में भी कुछ हद तक हुआ तो है, कुछ हद तक ही हुआ है, बहुत थोड़े हद तक हुआ है, और ये आगे बढ़ भी सकता है। प्रॉब्लम ये है, बायर्न के अगेंस्ट बताने से पहले तुमको हंसी फ्लिक की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। 2006 से 2014 तक वो यहाँ पर जर्मनी में जोचिम लो के असिस्टेंट मैनेजर बने थे, यानी कि वो उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के असिस्टेंट मैनेजर थे। उसके बाद हॉफनहाइम में उन्होंने एक्चुअली में चीफ एग्जीक्यूटिव फुटबॉल की पोजीशन ली थी, जिसको उन्होंने 8 महीने बाद छोड़ दिया था। जब हॉफनहाइम के एक यहाँ पर बंदे से पूछा गया कि भाई क्यों हंसी फ्लिक ने छोड़ दिया, तो उसने एक फेमसली ये स्टेटमेंट दिया कि हंसी फ्लिक का ना रोल समझ में नहीं आया, वो एक्चुअली में यहाँ पर कन्फाइन नहीं कर पाए, उनको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए थी, उनको चीज़ें ना डिक्टेट करना बहुत पसंद था। इससे लोगों में काफ़ी वो होने लगा कि भाई यार हंसी फ्लिक का तो मामला थोड़ा सा है, हंसी फ्लिक को चीज़ें अपने कंट्रोल में चाहिए, चीज़ें ऐसे चाहिए। एंड देन कम्स द जॉब ऑफ बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख में जॉब आती है और सबसे पहला जॉब ये होता है कि बायर्न म्यूनिख जिस कदर में थी, यानी कि निको कोवैच के अंडर, वो वहाँ मामला ऑलरेडी खराब चल रहा था। इसका एग्जाम्पल मैं तुमको ऐसे ही दे सकता हूँ कि यहाँ पर उनके 3 सबसे बड़े स्टार, अगर बात करें हम यहाँ पर जेरोम बोटेंग की, यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर मैनुअल नॉयर की, बात करें यहाँ पर गोरिट्स्का की, बात करें यहाँ पर थॉमस मुलर की, और यहाँ पर अगर हम बात करें आलाबा की, तो ये तीनों ही छोड़ के जाना चाहते थे अंडर निको कोवैच। आते हैं यहाँ पर हंसी फ्लिक, और हंसी फ्लिक सबसे पहले हर प्लेयर को उसकी बेस्ट पोजीशन दे देते हैं, यानी कि डेविड आलाबा को फुल बैक से लेफ्ट सेंटर बैक बनाते हैं, जोशुआ किमिच को राइट बैक से बढ़ा के यहाँ पर सीडीएम डाल देते हैं। क्योंकि मेरे को याद है निको कोवैच के अंडर एक स्टार्ट था कि उसने 42 गेम उसने एज अ राइट बैक स्टार्ट किए थे, लेकिन हंसी फ्लिक ने आते ही उसने 55 गेम एज अ सीडीएम स्टार्ट करे थे। उसने यहाँ पर अल्फोंसो डेविस को फुल बैक पर डाला, उसने मुलर को वापस से उसकी पोजीशन दे दी, और यहाँ पर हर गेम को वही अपना हंसी फ्लिक स्टाइल से खिला दिया, और हमको फेमस 8-2 वाली विन भी मिलती है, और यहाँ पर बायर्न म्यूनिख 6-2 भी जीत जाती है। ये सबको पता चल जाता है बायर्न म्यूनिख ने फोड़ दिया, बायर्न म्यूनिख ने क्रैक कर दिया, बायर्न म्यूनिख ने डरा दिया, धमका दिया, और बायर्न म्यूनिख ने अपना एक ऑरा क्रिएट कर दिया। सेकंड सीजन आता है और मामला यहाँ पर अब गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रोजा की बात करें, यानी कि उस टाइम के जो बायर्न म्यूनिख के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, उसमें और हंसी फ्लिक में होने लग जाती है टग ऑफ वॉर। अब यहाँ पर मामला बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि दोनों को ही पावर चाहिए थी, और इसका एग्जाम्पल मैं अब तुमको समझाता हूँ। हंसी फ्लिक ने एक मैच के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि भैया मेरी टीम मैं 1.5 साल से यहाँ पर कोच कर रहा हूँ, आई थिंक ये था फर्स्ट लेग ऑफ पीएसजी, ठीक है, जब क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पीएस जीता, तो उसने ये कहा कि मेरी पिछले साल की टीम ज़्यादा बेटर थी। इसके पीछे कुछ रीज़न थे। सबसे पहले तो यहाँ पर जेरोम बोटेंग को यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट रन आउट करने दिया, डेविड आलाबा के साथ यहाँ पर नेगोशिएशंस को एंड कर दिया गया, और यहाँ पर और मेजर प्लेयर्स के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा था, हंसी फ्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं था।
दूसरी चीज कई रिपोर्ट्स ने बताया, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, कि यहाँ पर फ्लोरियन विर्ट्ज को लेके भी मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ था। फ्लोरियन विर्ट्ज को भी लेके यहाँ पर हंसी फ्लिक चाहते थे कि बायर्न म्यूनिख फ्लोरियन विर्ट्ज को ले ले, लेकिन यहाँ पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने वीटो कर दिया। इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता या फिर कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन एक हिंट ले सकते हो कि जब जर्मनी नेशनल टीम के मैनेजर बनते हैं हंसी फ्लिक, तो सिर्फ फ्लोरियन विर्ट्ज को सबसे पहले पकड़ लेते हैं, जबकि बुंदेसलीगा में सिर्फ 3 गेम खेले होते हैं फ्लोरियन विर्ट्ज ने, फिर भी वो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना हाई रिगार्ड्स में लगता था हंसी फ्लिक। लेकिन वापस से अगर हम आए बायर्न में, तो जिस तरीके से यहाँ पर प्लेयर को ट्रीट करा जा रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर हंसी फ्लिक की उस सेक्सटुपल विनिंग टीम, जो कि ऑलरेडी तुमको वही है ना कि जब आप सब चीज़ जीत जाते हो तो सेकंड सीजन में मोटिवेशन हाई रखना बहुत बड़ी बात है। और हंसी फ्लिक की मैन मैनेजमेंट उसकी सबसे बड़ी पावर थी। यहाँ पर जिस तरीके से प्लेयर्स को खरीदा गया, जैसे मेरे को याद है सार एक प्लेयर था, डिएगो कोस्टा को यहाँ पर लाया गया, उसके बाद चोपो-मोटिंग को लाया गया, इनमें से किसी को भी नहीं खिलाया गया। अल्टीमेटली चोपो-मोटिंग को पीएसजी के अगेंस्ट खिलाया गया क्योंकि यहाँ पर लेवेंडोव्स्की नहीं था और एक और प्लेयर यहाँ पर मिसिंग था। आई थिंक कोमन या ग्नाब्री में से 2 प्लेयर मिसिंग थे। ये भी एक बड़ा रीजन था कि यहाँ पर पीएसजी के अगेंस्ट क्यों बायर्न म्यूनिख क्वार्टर फाइनल में ठंडी पड़ गई। और इन सब कारणों की वजह से ये सारी पावर हंसी फ्लिक से छिनती हुई जब दिखी, तो उसने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं अब यहाँ से जाऊँगा। इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पर जब हंसी फ्लिक पे छींटे डालने की बारी आई, तो यहाँ पर उन्होंने वोल्सबर्ग के अगेन एक 3-2 की विक्ट्री उठाई थी। ठीक है, अब आई थिंक ये मैच तब हुआ था जब क्वार्टर फाइनल से बाहर हो चुके थे। क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद हंसी फ्लिक के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स आने लगी कि वो तो चाहते थे कि वो क्वार्टर फाइनल के बाद जब हारी, एलिमिनेशन के बाद ही ये सबको बता दे कि भाई मैं अब यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को बायर्न म्यूनिख का मैनेजर नहीं बनना। लेकिन फिर भी वो मैनेजर बनते हैं और वोल्सबर्ग जब वो मैच जीतते हैं 3-2 से, उसके बाद बुंदेसलीगा रैप्ड अप हो चुका था कि वो यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की जीतेगी। उसके बाद सबसे पहले हंसी फ्लिक ने अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर टीम को बताया कि भाई देखो मैं छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भैया अब मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। बायर्न म्यूनिख को ये चीज़ पसंद नहीं आई। बायर्न म्यूनिख को लगा कि यार ये क्या तरीका हुआ, ये तो हमसे बिना ही पूछ लिया, ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया, ये तो हमको बिना बताए यहाँ पर कोई पब्लिक में जाके कैमरे पे जाके बोल रहा है कि मैं बायर्न म्यूनिख को छोड़ के जाने वाला हूँ। हाउएवर अब यहाँ पर छींटे पड़ती हैं 2 तरीके से। बायर्न म्यूनिख के अंदर के जो लोग थे वो हंसी फ्लिक से इस चीज़ से नाराज़ थे कि भैया देखो सीन ऐसा है कि जर्मनी नेशनल टीम की जब जॉब आई, जब जोचिम लोव ने डिसाइड कर लिया था कि वो जर्मनी नेशनल टीम के मैनेजर अब नहीं रहेंगे यूरोपियन कंपटीशन के बाद, तो काफ़ी लोगों ने अटकलें लगाई कि जो 8 साल तक उसका असिस्टेंट मैनेजर था, हंसी फ्लिक वुड बी द वन। डिस्पाइट कि हंसी फ्लिक की टीम क्वार्टर फाइनल बाहर हो गई, लेकिन सबको पता था उसने क्या उखाड़ा है जर्मन फुटबॉल में, एंड हंसी फ्लिक वॉज अ हॉट इन टाउन, एब्सोल्युटली गर्मा गर्मी थी यहाँ पर। हंसी फ्लिक से जब पूछा जाता तो उसने कहा कि देखो देखेंगे, समर में देखते हैं। और ये भी बात थी, एक ड्रीम जॉब थी जर्मन नेशनल टीम के लिए, आप चैंपियन लीग जीत जाओ, ये जीत जाओ, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप ही उठा लोगे तो उससे बड़ी चीज़ क्या रहेगी। और यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को पसंद नहीं आया। हंसी फ्लिक के साथ के लोगों ने ये एलिज करा कि भाई बायर्न म्यूनिख ऑलरेडी यूलियन नागल्समैन को लेके अटकलें लगा रही थी, नेगोशिएशन करी थी, ये हंसी फ्लिक को पसंद नहीं था। तो दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट देख रहे थे और दोनों को ही पसंद नहीं आया था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर हंसी फ्लिक छोड़ते हैं और यहाँ से तुम समझ सकते हो कि जर्मनी नेशनल टीम की जॉब आती है, जहां पर तो ऑलमोस्ट खराब ही था। अब काफी लोग कहते हैं कि जर्मनी एक्चुअली में शुरुआत में अच्छा खेली अंडर हंसी फ्लिक, लेकिन जैसे जैसे दूसरा साल आने लगा वैसे वैसे ये तो एक्सपोज होने लगे। लाइक वर्ल्ड कप में तो खराब ही था, वर्ल्ड कप में तो सबने ही तोड़ा था, स्पेन ने तोड़ा था, कोस्टारिका ने तोड़ा था, आई थिंक जापान ने भी तोड़ा था, और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ऑलरेडी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज थी, लेकिन फिर भी हंसी फ्लिक को रखा गया, सैक नहीं किया गया। डिस्पाइट कि यहाँ पर गुंडगन की बात करें, बड़े बड़े प्लेयर्स ने आके भाई अपना लिया, जोशुआ किमिच ने, सब ने लिया अपना कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम खराब खेले वगैरह। और जब आने वाले फ्रेंडलीज आए पोस्ट वर्ल्ड कप, तब भी टीम ने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया। एंड इवेंचुअली एक इंटरनेशनल फ्रेंडली जब जापान ने 4-1 से जर्मनी को हराया, तो हंसी फ्लिक को सैक कर दिया गया। इंटरेस्टिंग नोट है कि जर्मनी की हिस्ट्री में पहली बार किसी मैनेजर को सैक किया था, एंड दैट वाज हंसी फ्लिक। अब इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि जर्मनी, जब भी आप किसी नेशनल टीम को करते हो तो आपको समय कम ही मिलता है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स भी कम ही होता है। काफ़ी लोग मुसियाला की बात करें, काफ़ी लोग फ्लोरियन विर्ट्ज की बात करेंगे, बट स्टिल हम आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बैकलाइन की बात करें तो रूडिगर की बात करें, श्लॉटरबैक को लेफ्ट बैक खिलाया जा रहा था, मुलर वॉज ऑफकोर्स अपने ट्विलाइट ऑफ हिस करियर में था, ग्नाब्री की परफॉर्मेंस खराब थी, बस एक साने था, किमिच था, गोरेट्स का वॉज बैड परफॉर्मेंस। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि हंसी फ्लिक की जो आइडियोलॉजी थी वो काम तो कर रही थी, लाइक उसको पता था कि क्या करना है, पर वो टीम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी। आप रूडिगर या फिर आप बोटेंग या फिर आप बाकी ऐसे प्लेयर्स से अगर आप हाई डिफेंसिव लाइन खिलवाओगे तो चीथड़े उड़ेंगे ही उड़ेंगे। यहाँ से भी एक लर्निंग है बार्सिलोना के लिए। हंसी फ्लिक अपनी स्ट्रैटेजी से भटकता नहीं है,
उसके पास प्लान है, इतना सुपर प्रूफ होता है कि उसको एग्जीक्यूट अगर आपने कर दिया तो आप दुनिया जीत लोगे, लेकिन प्लान भी है नहीं। आइडेंटिटी के नाम पे हंसी फ्लिक का आइडिया है, लेकिन उसके पास टीम नहीं है। उसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए बंदे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बंदों के पास एफिशिएंसी नहीं है। आइडेंटिटी के तौर पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कभी कोई कुछ खेल रहा है तो कभी कोई कुछ खेल रहा है, और कन्विक्शन किसी में भी नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये बात भी सही है कि ये जर्मनी वो जर्मनी नहीं थी जिससे सब डरा करते थे, या फिर जिसे कहते थे कि ये तो क्रिकेट की ऑस्ट्रेलियन टीम है, इससे तो डरना ही पड़ेगा, जिसने ह्यूमिलिएट करा ना ही सिर्फ ब्राज़ील को बल्कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी टीम्स को, लेकिन वो जर्मनी से बाज आ गए। आज हंसी फ्लिक बार्सिलोना के मैनेजर हैं, और सबसे बड़ी बात तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बार्सिलोना कुछ कर नहीं रही। आई थिंक रिसेंटली उन्होंने एक हेड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया है, जिससे हंसी फ्लिक का इन सब पे ध्यान ज़्यादा ना जाए इंटरनल पॉलिटिक्स में, और यहाँ पर डेको और हंसी फ्लिक के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको स्मूथ किया जाए। दिस इज डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, जो कि बायन में थी कि हंसी फ्लिक और यहाँ पर जो ब्रोजा था उस टाइम का स्पोर्टिंग डायरेक्टर, उनमें खटास थी। यहाँ पर बार्सिलोना इस चीज़ को सॉल्व कर रही है कि हंसी फ्लिक और उसके बीच में कम्युनिकेशन को और बढ़िया किया जाए, साथ ही साथ हंसी फ्लिक ध्यान दे ऑन पिच चीज़ों को। लेकिन ये बात भी आप लगा सकते हो कि आप कह सकते हो कि हंसी फ्लिक को उसकी बैकिंग नहीं मिल रही। यस, जोआन गार्सिया है, यस यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड, लेकिन आप एक चीज़ ये भी कह सकते हो कि जिस तरीके से सुट्टाधारी शेज़नी को यहाँ पर आउट ऑफ रिटायरमेंट लेके आया गया, जिस तरीके से यहाँ पर ला मासिया को खरोत के यहाँ पर निकालना पड़ रहा है, ये तो आइडियली यहाँ पर आउट ऑफ सो मच इन डेप्थ है कि हंसी फ्लिक को कितना कुछ इनोवेट करना पड़ रहा है और कितना उस पर डिपेंडेंट करना पड़ रहा है। और सेकंड सीजन कुछ हो ना हो, लेकिन हंसी फ्लिक की इस स्क्वाड डेप्थ को यहाँ पर पूरी तरीके से टेस्ट किया जाएगा, पूरी तरीके से तराशा जाएगा, और अगर चीज़ें यहाँ से ख़राब जाती हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर प्ले करेगा कि किस तरीके से बार्सिलोना ने उसको प्लेयर नहीं दिया। आई थिंक द फैक्ट इज़ कि यहाँ पर हंसी फ्लिक ये चीज़ पहले से जानता ही है कि बार्सिलोना एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रही है, जो कि ना ही जर्मनी में तो खैर वो था ही नहीं, और बायर्न म्यूनिख पे पैसा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी कि ये सब जानते हुए भी और ना प्लान बी के होने के, प्लान बी देखो, मेरे को तो नहीं लगता कि हंसी फ्लिक कोई प्लान बी लेके आएगा, क्योंकि प्लान ही इतना सक्सेसफुल है। इट्स जस्ट अबाउट एफिशिएंसी। ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से चीज़ें साउथ जाती हैं तो व्हाट वुड बी द बिगेस्ट चीज़ जो कि हंसी फ्लिक के रोड़े में आएंगी, रास्ते में आएंगी और एक ऑब्स्टेकल बन के आएंगी। इज दैट वुड बी द ट्रांसफर मार्केट, या फिर दैट वुड बी हिज प्लान ए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।